तो ये उनसे पूछने की जरूरत है कि सऊदी अरब में भी यही निजाम है, तो क्या वो निजाम, क्योंकि वहां तेल का पैसा है, इस वजह से वो निजाम साफ सुथरा हो गया। इनफैक्ट इफ आई एम नॉट मिस्टेकन तो अमेरिका तो एक्चुअली उधर के तालिबान से, जिसको वो कहते हैं कि जो डायलॉग के काबिल हैं या जो जरा मॉडरेट हैं, उनसे एक डायलॉग और नेगोशिएशन कर भी रहा है। मगर मैं आपसे बस इसलिए ये पूछ रही हूं कि जैसे रिकंस्ट्रक्शन अपॉर्चुनिटी जोन्स की अगर हम बात करें, अगर हम बात करें जो जुमे के अंदर फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिधर 4 to 6 बिलियन यूएस डॉलर्स का हम इमदाद एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हमें यूएस की सपोर्ट बहुत हमारे लिए क्रूशल है, तो क्या ये चीजें नहीं मुतासिर होंगी? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं समझता कि बाहर के मुल्कों की इमदाद हमारे लिए क्रूशल है। मैं तो इस सारी कॉन्सेप्ट के ही खिलाफ हूं कि हम दूसरों की बैसाखियों पर जिंदगी गुजार रहे हैं। और अब भी जब से यह हुकूमत बनी है अभी तक हमारे सामने इस हुकूमत ने कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं दिया कि हम अपने वसाइल को किस तरह डेवलप करेंगे। अब तक बाहर की तरफ नजरें लगी हुई हैं, कभी फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, कभी वर्ल्ड बैंक की तरफ देखते हैं। मैं तो इसके कॉन्सेप्चुअली इस बात के खिलाफ हूं। और ये कि फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान से आपको मदद मिलेगी, मैंने आज से 8 जब ये सितंबर में सिलसिला शुरू किया था उस वक्त ये कहा था पब्लिकली कि हमें एक पेनी नहीं मिलेगी। देयर आर नो फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान। एक बात आप नोट कर लीजिए, कोई मुल्क किसी का दोस्त नहीं होता, सब मुल्क अपने मुफादात के दोस्त होते हैं। अगर वो आपको पैसा देंगे भी तो वो अपने मुफादात की खातिर होगा, आपको किसी शिकंजे में डाल के पैसा दिया जाएगा। वो फैसला अब आपने करना है। हमने 62 साल गुजार दिए उन्हीं शिकंजों में खुद को जकड़ के, और आज जो हमारा हाल हो गया वो सबको पता है। मुझे ये भी साथ बताइए कि क्या अभी जो अफगानिस्तान के ख़ादशात हैं, क्या ये आपकी नजर में काबिल फहम है कि नहीं है? क्या अफगानिस्तान के क्या है जो ख़ादशात हैं, क्या ये काबिल फहम है कि नहीं? इनकी जो कंसर्न्स हैं क्या ये लेजिटिमेट हैं कि नहीं है? अफगानिस्तान के बारे में खदशात जो है अफगानिस्तान के, क्या ये काबिल फहम है? अफगानिस्तान के खदशात से मतलब क्या, अफगानिस्तान के बारे में या अफगानिस्तान के हमारे बारे में? हमारे बारे में, अफगानिस्तान के हमारे बारे में, बिकॉज वो बहुत स्ट्रांगली अपोज कर रहे हैं। उनको लगता है कि उनकी सिक्योरिटी अब इस मुआहदे की वजह से मुतासिर होगी बहुत डायरेक्टली। देखिए, ये बिल्कुल एक अजीब बात है। अफगानिस्तान की जो मौजूदा इंतजामिया है, मौजूदा हुकूमत है, कारजाई साहब, जिनका अपने महल से बाहर कोई रेटी कोई नहीं है, तो वो तो हर चीज, क्योंकि उनकी अपनी सारी हुकूमत नाकाम हो गई है, वो सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान पे डालते हैं और उनको एक और नया बहाना मिल गया है अपने जितने भी नाकामियां हैं और उनकी जिम्मेदारी दूसरे पर डालने की। तो मैं उसको बिल्कुल अहमियत नहीं देता। देखें, हमने अपने मसाइल खुद दुरुस्त करने हैं। अगर स्वात में जो कुछ फैसला हुआ है, गलत हुआ है, दुरुस्त हुआ है, वो कतई नजर उसके, ये अगर एक जमहूरी हुकूमत ने फैसला किया है तो बाहर की दुनिया को कोई हक नहीं पहुंचता कि हमारे अंदरूनी मामलात में दखल दे। हमने कभी किसी दूसरे मुल्क के जो अंदरूनी निजाम, उनका अपना जो जस्टिस निजाम है या कोई भी निजाम है, कभी भी हमने इंटरफेयर नहीं किया। बहुत बेहतर शमशाद अहमद खान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। वी डू अप्रिशिएट योर टाइम। वक्त हुआ चला एक छोटी सी वक्फे का, वापस आएंगे और मैं आपसे कंटिन्यू करूंगी। एंड फॉर्चुनेटली आई थिंक होपफुली वी आर गोइंग टू बी कनेक्टेड टू आवर रेस्ट ऑफ आवर ब्यूरोज एज वेल। जैसे आपने देखा कि एक्सट्रीम ओपिनियंस हैं आलमी सतह के हवाले से कि उधर का जो रिस्पॉन्स आ रहा है, इसके ऊपर यू कैन फील फ्री टू कॉल अस, मगर आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। वापस आने का शुक्रिया। मैं अब चलूंगी कराची की जानिब। अहमद साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, एक तो माजरत चाहती हूँ, बीच में आप थोड़ी देर डिस्कनेक्ट हो गए थे, मगर हम लोगों ने उस दौरान में बात की शमशाद अहमद खान साहब से, जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान का कोई दोस्त नहीं है। एंड उन लोगों ने पराचा साहब की बात आगे बढ़ाते हुए कहा, ना तो हमें किसी की एड की जरूरत है और ना ही हमें किसी के ताल्लुकात की वजह से अपने फैसलों में तब्दीली लाने की जरूरत है। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत वाज़ेह पोजीशन रखता हूं। तो शमशाद अहमद साहब को मैं जवाब देना चाहता हूं कि आपने कहा 60 साल से, तो आप तो इतने अरसे तक फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे हैं, तो आपने क्यों ठीक नहीं कर दिए जो अब चीज़ें ख़राब नज़र आ रही हैं आपको? यह हर आदमी रिटायर होने के बाद ऐसी ही बात करता है। और ये रहा पराचा साहब का, जहाँ तक सावरन स्टेट हमारे सामने मुल्क के 2 हिस्से होकर रह गए और हमने देखा सावरन स्टेट क्या होता है। हमेशा लड़ाई अपने बराबर वाले से की जाती है या अपने कमज़ोर से की जाती है। अपने पावरफुल से हमेशा दूर रहना पड़ता है ताकि अपने आप को बचाएं, मुल्क को बचाएं। रहा फाइनेंस का ताल्लुक, लोन्स, ये देखिए जी, बात ये आपके मुल्क की
इकोनॉमी का जीडीपी का जो रेशियो है वो 16% रेवेन्यू कलेक्ट होनी चाहिए, आप 10% कलेक्ट नहीं करते। और जब एग्रीकल्चर में टैक्स की बात करते हैं तो आप लोग शोर मचाने लग जाते हैं कि हम नहीं देंगे। जब आपका ये रेशियो होगा तो आप मुल्क का बजट कैसे बनाएंगे? जाहिर है बजट के लिए फिर आपको फॉरेन एड या पाकिस्तान में नोट छापना या ये सब कुछ करना पड़ता है। बगैर सोचे समझे इन चीज़ों को इस किस्म के स्टेटमेंट देना, उनसे पूछें जो बजट बनाने जा रहे हैं, जिनकी मुसीबत पड़ी है कि 1 ट्रिलियन भी कलेक्शन नहीं हो पा रही है क्योंकि लोग टैक्स देना नहीं चाहते। पहले आप अपने मुल्क को इस पर तैयार कर लें कि जनाब सब मिलकर टैक्स देंगे, हर कोई टैक्स देगा और 16% पे ले आएंगे जीडीपी के। मैं कहता हूं यस, फिर उसके बाद आपको शायद फॉरेन एड की जरूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज आप फराशा साहब, आपने अहमद साहब की बात सुनी, कहना बड़ा आसान है मगर हमारी सूरत हाल से आप भी वाकिफ है। 260 बिलियन रुपीस का नुकसान सूबा सरहद में हुआ है, जस्ट इन सूबा सरहद, और ये कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। और इसके अंदर कोई भी हमारी एक इनफॉर्मल इकोनॉमी का इसके अंदर हिस्सा नहीं है, ये बस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हुआ है। फिर आप कहते हैं कि हमें कर्जों की जरूरत नहीं है। बात यह है कि किसकी जंग हम लड़ रहे हैं और कितनी कम कीमत पे लड़ रहे हैं। जंग तो हमारी नहीं थी, 9/11 से पहले तो वहां पर एक फौजी भी हमने नहीं रखा हुआ था। आप उस बात को भूल जाएं, आज क्या जंग हमारी है कि नहीं है? आज तक ही आ रहा हूं, लेकिन ये कि 34 अरब डॉलर का हमने वहां पर नुकसान किया, हमारी असेंबली में बताया गया बार बार। और 10 अरब डॉलर जो है वो मिले हैं, वो भी कुछ जर्नलों की जेबों में चले गए। अब ये कि जो कुछ ये फॉरेन एड है 1.5 यानी 1.5 अरब डॉलर का सालाना हमें वो कह रहे हैं कि जी हम आपको देंगे, और उस पर 3-4 शराइत बड़ी कड़ी लगाई हुई है कि भारत को आप बड़ा मान लें और उसके साथ ये कि अपनी एटमी असासों तक एक्सेस दे दें, और उनको जो लोग आपके अफराद हैं यानी शख्सियत यानी उसकी बात कर रहे हैं जो वहां पर आया है 2 अप्रैल को। जी। अब ये कि ये 1.5 अरब डॉलर यानी क्या चीज है? 3 अरब डॉलर हफ्ते का खर्च हो रहा है अमेरिका का अपना अफगानिस्तान और इराक में। 3 अरब डॉलर। राजा साहब, अब ये कहना कि हमें कंडीशंस नहीं पसंद, अब ये तो ना कहें कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें पैसे चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। ये पैसे जो है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी रुकावट है कि हम अपने पांव पे नहीं खड़े हो रहे। हमारे लिए बहुत बड़ी रुकावट है कि पाकिस्तान, ये तो करप्शन की नजर हो जाते हैं, ये कहां आते हैं? ये पराचा साहब से आज ये टैक्स की बात भी मैं कर रहा हूं, 1 मिनट वो पहले सुन लें अहमद अली साहब, फिर आप जवाब दें। ये टैक्स जो है वो कराची से सबसे ज्यादा आने चाहिए टैक्स है। वहां बिजली के बिल जो है वो नहीं दिए जाते, पैकेज डील हो जाती है फैक्ट्रियों से और बिजली के बिल जो है वो नहीं दिए जाते। कौन उनको प्रोटेक्ट कर रहा है? वहां से जो रेवेन्यू कलेक्ट नहीं होता कराची के अंदर से, जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू कलेक्ट होना चाहिए, उनको कौन तहफ्फुज दे रहा है? और उसके साथ ये पराचा साहब को शायद यही पता नहीं कि इलेक्ट्रिक का बिल के रेवेन्यू से कोई वास्ता नहीं है। इलेक्ट्रिक बिल एक प्राइवेट चीज है, मैं टैक्स रेवेन्यू की बात कर रहा हूं। टैक्स रेवेन्यू बिजली का बिल कोई रेवेन्यू से वास्ता नहीं है, बिजली का बिल एक प्राइवेट कंपनी का वास्ता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द टैक्स रेवेन्यू ऑफ FBR, जिसका मैं कह रहा हूं कि 1 ट्रिलियन कलेक्ट नहीं हो रहा इसलिए कि आप टैक्स नहीं देना चाहते। आप आज टैक्स दे दें। चले अहमद साहब माना कि चलें ये सही है, हमें कर्जों की जरूरत नहीं है, इट्स अबाउट टाइम हम अपने पांव पे खड़े हुए। मगर वही बात होगी ना कि ये बात आप कहने से पहले आपने ऐसा एक निजाम इंश्योर किया है कि जब हमें जरूरत ना पड़े हम खुद मुख्तार हो जाएं, सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं। वो निजाम और उस निजाम को हासिल करने की जब स्ट्रैटेजी इन प्लेस नहीं है और फिर भी कर्जों को रिजेक्ट ना करें। हमने 50 अरब डॉलर के हम मकरूज हैं, 68 अरब डॉलर 68 अरब डॉलर हम अब तक सूद दे चुके हैं, कर्ज वहां पे खड़ा है। फिर इसके साथ कंडीशनल होता है हमेशा। अब भी ये 3 सेक्टर के अंदर है, यानी तालीम, सेहत और सोशल वेलफेयर के सेक्टर के अंदर ये जो 1.5 अरब तालीम और सेहत तो हमने प्राइवेट सेक्टर को दे दी है। हुकूमत कहां पे खर्च कर रही है? इसका हमारी जो मेन रेवेन्यू है उसके अंदर कौन सा फर्क आना है? बात यह है कि इसके बदले के अंदर हम कितनी बड़ी एक कंडीशंस जो है वो मान रहे हैं। मुझे एक और बात भी साथ साथ बताइए कि क्या आपको लगता है कि अब जो एक मुखालफत हो रही है, एतराज उठाए जा रहे हैं इस मुआहदे की वजह से, इसका कोई तो हमने जवाब देना है ना? एक अच्छे ताल्लुकात तो रखने ऐसा एक आलमी सतह पर, नहीं जरूरत आपकी नजर में? बात यह है जी कि हमें एक खुद फैसले करने चाहिए, बाहर के फैसले नहीं होने चाहिए।